हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम 12th क्लास का जो टॉपिक है मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र, लेसन नंबर फर्स्ट है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले सारे जो वीडियो थे मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र के बनाए, जिसमें हमने मानव भूगोल की विचारधाराएं, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र और मानव भूगोल का युगों के आधार पर विकास कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ा। आज हमारा जो टॉपिक है वो मानव भूगोल को युगों के आधार पर जो विकास है उसका अंतिम बिंदु आधुनिक काल है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और मानव भूगोल की जो विचारधाराएं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें मानव भूगोल की जो विचारधारा है उसके बाद में जो टॉपिक है वो 3 रूपों में बटी हुई है, उसका अध्ययन हम आधुनिक काल के अध्ययन के बाद करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है मानव भूगोल का विकास और युगों के अनुसार वर्गीकरण। हमने 2 पहले जो पढ़े थे वो पिछले वीडियो में पढ़े थे, प्राचीन काल और मध्यकाल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आधुनिक काल। कौन सा है? आधुनिक काल। अब आधुनिक काल का पहला बिंदु लेते हैं। इस काल की शुरुआत जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट। जर्मन भूगोलवेत्ता कौन है? हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, पेसेल, थोफेन व रेडजेल थे। ये सारे के सारे भूगोलवेत्ता कहाँ के थे? जर्मन के थे। उन्होंने ही भूगोल की जो आधुनिक शाखा है, आधुनिक काल की शाखा है, उसकी नींव रखी थी। हम्बोल्ट क्रमबद्ध भूगोल के जो शाखा है उसके जनक माने जाते हैं, विचारक माने जाते हैं। कौन से? क्रमबद्ध भूगोल के। रिटर प्रादेशिक भूगोल। कौन सी भूगोल की शाखा? प्रादेशिक भूगोल की जो शाखा है उसके विचारक माने जाते हैं। और रेडजेल है वो आधुनिक मानव भूगोल, आधुनिक मानव भूगोल के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, काफी बार एक ही नंबर के रूप में सवाल ये भी पुटअप किए जा सकते हैं। फ्रांस में मानव भूगोल का ये सबसे अधिक विकास हुआ। फ्रांस के अंदर सबसे ज्यादा किसका विकास हुआ? मानव भूगोल का। कौन सा हुआ? मानव भूगोल का। याद रखना, मानव भूगोल का सबसे ज्यादा विकास कहाँ हुआ था? फ्रांस में, जिसमें विडाल दी ला ब्लास कौन विचारक थे? विडाल दी ला ब्लास, ये फ्रांस के महत्वपूर्ण विचारकों में से एक है। और आगे कौन है? ब्रुन्स, दी मार्तोन, डिमाजियो और फ्रेबेल। ये सारे कहाँ के? फ्रांस के। कौन कौन से? देखिए वापस, विडाल दी ला ब्लास, ब्रुन्स, दी मार्तोन, डिमाजियो और फ्रेबेल। मानव भूगोल पर कई ग्रंथ दिए और उन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन के ऊपर बहुत सारे अपनी क्या लिखी? ग्रंथ, मतलब पुस्तकें भी लिखी। तो ये कौन से देश के हो गए? फ्रांस के भूगोलवेत्ता हुए। और आपको पता ही है फ्रांस के जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने संभववाद की नींव रखी। किसकी नींव रखी थी? संभववाद की। और जर्मन के जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने नियतिवाद की नींव रखी थी। किसकी रखी थी? नियतिवाद। अमेरिका और ब्रिटेन में भी मानव भूगोल की तेजी से विकास हुआ। और अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर भी देखा जाए तो मानव विकास का क्या हुआ? बहुत ज्यादा तेजी से विकास हुआ। और मानव भूगोल का तेजी से विकास हुआ। और अमेरिका के एलन सैंपल जिन्होंने नियतिवाद विचारधारा दी थी। कौन सी विचारधारा दी थी? नियतिवाद। और उन्होंने नियतिवाद विचारधारा पर एक पुस्तक भी लिखी थी, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। भौगोलिक वातावरण का प्रभाव है इनकी पुस्तक का नाम, जो नियतिवाद पर है। हंटिंगटन, बोकमैन, कार्ल सावर, ग्रिफिथ टेलर, ब्रिटेन के हर्बर्टसन, मैकिंडर, रोकोबसी और फ्लूअर ने मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अमेरिका के कौन कौन से पहले वो देख लेते हैं। एलन सैंपल, हंटिंगटन, बोकमैन, कार्ल सावर और ग्रिफिथ टेलर, इन सब ने ही भी मानव भूगोल के विकास में बड़ा योगदान दिया। याद रखना बच्चों, कार्ल सावर है और सांस्कृतिक भूगोल के जनक माने जाते हैं। सांस्कृतिक भूगोल के जो जनक है वो कौन है? कार्ल सावर।
और ग्रिफिथ टेलर है, उन्होंने नवनियतिवाद विचारधारा दी थी। कौन सी विचारधारा दी थी? नवनियतिवाद विचारधारा किसने दी थी? ग्रिफिथ टेलर ने। और ब्रिटेन के हर्बर्टसन मैकिंडर ने हृदय स्थली नामक सिद्धांत दिया था। हृदय स्थली नामक सिद्धांत दिया था। रोकोक्सी, फलुअर और मानव भूगोल के विकास में इन सब ने क्या दिया था? ब्रिटेन के भूगोलवेत्ताओं ने बड़ा योगदान दिया था। अब अगला बिंदु देखते हैं। इस काल के प्रारंभिक दौर में, मतलब आधुनिक काल के प्रारंभिक दौर में मानव वातावरण के संबंधों का नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद विचारधाराओं के अनुसार अध्ययन करने लगे। और आरंभ के कालों में, जो आधुनिक काल में जो लोग थे, उन्हें वातावरण को 3 रूपों में अध्ययन करने लगे। कौन कौन से? नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। और ये 3 विचारधाराएं जिसका विश्लेषण के साथ जो अध्ययन है वो हम इस टॉपिक के बाद करेंगे। विश्लेषण के अंदर इस टॉपिक के बाद का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों। 21वीं सदी के आरंभ में नवनियतिवाद के अनुसार दोनों के पारस्परिक संबंधों में सामंजस्य बढ़ गया। और 21वीं सदी के अंदर एक विचारधारा आई थी, उसका नाम है नवनियतिवाद। और उसमें क्या कहा गया? नियतिवाद और संभववाद के जो सामंजस्य, अपनापन है, इन दोनों को जोड़ने की बात कही। किससे? नियतिवाद और संभववाद को जोड़ने की बात कही गई थी। किसमें? नवनियतिवाद। तो इसमें 21वीं सदी के आरंभ में नवनियतिवादों के अनुसार दोनों के पारस्परिक संबंधों में सामंजस्य पर जोर दिया गया। यह विचारधारा रुको व जाओ निश्चयवाद के नाम से जानी गई। और यह विचारधारा किसके नाम से जानी गई? रुको जाओ निश्चयवाद। मतलब ये क्या कह रहा है कि जब प्रकृति हमें अपना प्रकोप दिखाती है, प्रकृति हमें अपना प्रकोप दिखाती है, उस समय अपने विकास को रोक दो। क्या कर दो? रोक दो। और जब ये प्रकोप खत्म हो जाए तो विकास की जब वापस शुरू करो, तो क्या हो जाए? जाओ। तो जिस प्रकार एक ट्रैफिक होती है, आपने देखा होगा सिटियों के अंदर ट्रैफिक, उसके अंदर लाल, हरी और पीली 3 बत्तियां होती हैं। लाल हमें क्या देती है? खतरे का संकेत देती है कि अभी रुक जाना है, अब आगे नहीं जाना। इसी प्रकार प्रकृति हमें प्रकोप दिखाती है, हमें क्या करना है? रुक जाना। जैसे ही अपन की पीली बत्ती मिलती है, लग रहा है प्रकोप धीरे धीरे खत्म होने वाला है, तो अपन को क्या हो जाओ? विकास के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही आपको लगे प्रकोप खत्म हो चुका है, तो आप वापस आगे विकास करने के लिए तैयार हो। मतलब हरी बत्ती लगी तो आप जाओ। तो ट्रैफिक के ऊपर लगी तो लाल और हरी बत्ती के आधार पर ही ग्रिफिथ टेलर ने नवनियतिवाद विचारधारा को क्या कहा था? रुको व जाओ निश्चयवाद के नाम से जाना है। 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल में। और 1930 के अंदर मानव भूगोल का विभाजन कितने रूपों में कर दिया गया? 2। पहला कौन सा हो गया? सांस्कृतिक भूगोल। और दूसरा कौन सा हो गया? आर्थिक भूगोल। सांस्कृतिक और आर्थिक भूगोल के रूप में 2 शाखाएं बढ़ गई। कब बढ़ी थी? 1930 के अंदर। फिर अपन देखते हैं 1970 के दशक के बाद मानव कल्याणप्रद विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याणों के विभिन्न पक्षों से है। और फिर 1970 के अंदर एक और विचारधारा आई थी, उसका नाम है मानव कल्याण विचारधारा। मानव कल्याणप्रद विचारधारा, जिसमें लोगों के जो सामाजिक कल्याण के पक्ष थे उनका अध्ययन किया जाना। लोगों के सामाजिक कल्याण के जो पक्ष थे उसका अध्ययन। 1930 में मानव भूगोल की 2 शाखा बढ़ी। कौन सी? सांस्कृतिक और आर्थिक भूगोल। ठीक है। फिर 1970 में एक और विचारधारा आई, उसका नाम क्या था? मानव कल्याणप्रद विचारधारा। मानव कल्याणप्रद विचारधारा, जिसमें लोगों के कौन से तत्वों का अध्ययन किया गया? सामाजिक कल्याणों के पक्षों का अध्ययन किया गया। किसका किया गया? सामाजिक कल्याणों के पक्ष। इसका अध्ययन किया गया जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसे पक्ष थे। और मानव कल्याणप्रद विचारधारा के अंदर 3 तत्वों को महत्वपूर्ण माने गए: स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास। मतलब लोगों के कल्याण के लिए उनके स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, खाने के लिए अपन को भोजन मिलना चाहिए, और रहने के लिए आवास होना चाहिए, और पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? शिक्षा। और आपको भी पता ही है हमारी वर्तमान में बुनियादी जो आवश्यकता है वो स्वास्थ्य सेवाएं है, शिक्षा है और आवास है। यदि ये हमारी पूर्ति हो जाए
तो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकास। तो इस तरह आपने देखा बच्चों कि मानव विकास का युगों के आधार पर 3 रूपों में इसका विकास किया गया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब हम लेंगे मानव भूगोल की विचारधारा या संकल्पना। जो मानव भूगोल की विचारधारा या संकल्पना है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। हमने यहाँ पर पढ़ा भी है, नियतिवाद, संभववाद और नव नियतिवाद। इनका हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल की जो विचारधारा है उसमें पहला जो टॉपिक है वो है नियतिवाद। क्या है विचारधारा, नियतिवाद। देखो बच्चों, परिभाषा सेम होती है लेकिन शब्द उच्चारण के माध्यम से भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो नियतिवाद का दूसरा नाम क्या है, पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा। नियतिवाद को ही क्या कहते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा। तो दोनों में अंतर नहीं है, सेम परिभाषा है, सेम विचारक है, सेम समर्थक है, लेकिन एक ही विचारधारा के 2 नाम है। एक है नियतिवाद, दूसरा पर्यावरणीय निश्चयवाद या फिर प्रकृतिवाद विचारधारा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ी हुई है इसलिए इसे प्रकृतिवाद विचारधारा भी कह सकते हैं। तो इसमें देखिए इसकी परिभाषा, मानव भूगोल की ऐसी विचारधारा, मानव भूगोल की ऐसी विचारधारा जिसमें मानवीय शक्ति की अपेक्षा प्राकृतिक शक्ति अधिक प्रबल होती है। इसमें मानव शक्ति की अपेक्षा किसकी शक्ति अधिक प्रबल होती है, प्राकृतिक शक्ति अधिक प्रबल होती है। उसी को हम कहते हैं नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा। नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा। देखो बच्चों, मान लो आप बहुत सारी ताकतवर तकनीकी आपने बना ली, बहुत सारी तकनीकी बनाई, लेकिन कुछ ऐसे कारक हैं जिस पर आज भी तकनीकी कार्य नहीं कर पा रहे। जैसे मृत्यु पर। मृत्यु एक अटूट सत्य है जिसके बारे में बहुत सारा खोजबीन की गई, अनुसंधान किया गया, फिर भी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं निकाल पाए। तो ये एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति है जो मानवीय शक्ति की तुलना में क्या अधिक प्रबल है। और मैं आपको उदाहरण बताता हूं, जैसे वर्षा है। वर्षा को कराना तो आसान है लेकिन रोकना मुश्किल है, इसलिए मनुष्य उस ताकत का प्रयोग नहीं कर पाता है। इसलिए बारिश पर पूर्ण रूप से कंट्रोल, वर्षा का होना या ना होना किस पर देन है, प्रकृति पर। किसकी देन है, प्रकृति पर। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिस पर प्रकृति शक्ति अधिक प्रबल होती है और उस पर मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता है। मनुष्य उसके सामने एक मायूस सा रहता है और उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाता है। देखो, नियतिवाद विचारधारा के यदि समर्थक की बात करें, विचारक की बात करें, तो नियतिवाद विचारधारा के विचारक थे एलन सैंपल। कौन थी, एलन सैंपल। कहाँ की थी, अमेरिका की है। ये कहाँ की है, अमेरिका की। हमने पहले भी पढ़ा था, अमेरिका की है। और ये एलन सैंपल हैं, वो फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्य है। फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्य हैं जिन्होंने नियतिवाद विचारधारा दी थी। और एलन सैंपल की जो नियतिवाद विचारधारा थी उसका समर्थन किस किसने किया था, रेडजेल ने, हंटिंगटन ने और मैकिन्डन ने। इन्होंने भी इस नियतिवाद विचारधारा का एलन सैंपल के साथ क्या किया था, समर्थन किया था। तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, नियतिवाद विचारधारा में प्राकृतिक शक्ति अधिक प्रबल होती है जबकि मानवीय शक्ति उसके सामने कमजोर मानी जाती है। तो इसीलिए याद रखना, प्राकृतिक शक्ति के बारे में हमने प्राचीन काल में पढ़ा था कि हमारे वेदों में सूर्य पूजा, चंद्र पूजा, अग्नि, जल, वर्षा, इन सब की क्या करते हैं, पूजा। क्यों करते थे, क्योंकि उस समय प्राकृतिक शक्ति क्या थी, प्रबल थी। अगली विचारधारा है संभववाद या फ्रांसीसी विचारधारा। संभववाद या फ्रांसीसी। संभववाद, देखो एक बात मैं बता देता हूं कि जो पॉल विडाल दी ब्लास थे उन्होंने कहा था कि प्रकृति हमें कुछ ऐसी संभावनाएं प्रकट करती है कि उसको हम चयन कर सकते हैं, लेकिन उन संभावनाओं को समय पर इसका प्रयोग कर लिया जाए तो चेंज किया जा सकता है और समय पर इसका प्रयोग नहीं किया जाए तो उसको चयन नहीं कर सकता। देखो, आपको कहते हैं हर व्यक्ति को किस्मत एक बार मौका देती है और उस मौके को हाथों हाथ आप उसको प्रयोग करके अच्छी तरह से कर लेते हो तो आप आगे बढ़ जाते हो, और मौका चूक गए तो आप पीछे रह जाते हो। यही बात पॉल विडाल दी ब्लास ने कही थी संभववाद के। क्या कहा था कि प्रकृति हमें कुछ ऐसी संभावनाएं प्रकट करती है जिसके माध्यम से हम प्रकृति को क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा संभववाद के अंदर, वो भी पढ़ेंगे। संभववाद का दूसरा नाम क्या है विचारधारा,
फ्रांस विचारक, क्योंकि इसे फ्रांस के व्यक्तियों ने या फ्रांस के भूगोलवेताओं ने इसका अनुसरण किया था या विचारधारा दी थी। मानव भूगोल की एक ऐसी विचारधारा जिसमें प्राकृतिक शक्ति की अपेक्षा मानवीय शक्ति अधिक प्रबल। देखो, नियतिवाद में प्राकृतिक शक्ति अधिक प्रबल होती है और संभववाद में कौन है, मानवीय शक्ति अधिक प्रबल होता है। उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य चाहे तो कुछ ऐसी संभावना को देखकर उसमें चयन कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ कमरे में गर्मी हुई, हमने क्या चालू कर दिया, पंखा, ऐसे, तो कुछ समय के लिए कुछ क्षेत्र का जो वातावरण था हमने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। अब इस कमरे के अंदर क्या नहीं है, गर्मी नहीं। इसका मतलब हमने उस गर्मी के ऊपर क्या पाई, विजय पाई। मतलब मनुष्य की शक्ति के आगे वो प्रकृति की जो गर्मी थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। मतलब वो क्या हो गई, कमजोर हो गई। तो उन्होंने क्या कहा था कि प्राकृतिक शक्ति की अपेक्षा मानवीय शक्ति अधिक क्या होती है, इसमें प्रबल होती है। संभववाद के जो विचारक थे उनका नाम क्या था, पॉल विडाल दी ला ब्लास। पॉल विडाल दी ला ब्लास, ये थे संभववाद के विचारक। अब इसके समर्थन की बात करें, ब्रून्स, दी मार्थोन, डिमाजियो और फ्रेब्रे। याद रखना बच्चों, संभववाद शब्द का नामकरण किसने किया था, फ्रेब्रे ने। याद रखना, मैं आपको याद लिख देता हूं। संभववाद शब्द का नामकरण फेब्रे, किसने किया था, फ्रेब्रे। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। संभववाद शब्द का नामकरण किसने किया था, फ्रेब्रे, जिन्होंने संभववाद विचारधारा का क्या किया था, समर्थन किया था। अब अगली विचारधारा है नवनियतिवाद या रुको जाओ निश्चयवाद। नवनियतिवाद या रुको जाओ निश्चयवाद। देखो, ग्रिफिथ टेबलर नाम के एक भूगोलवेता थे। उन्होंने इस विचारधारा को समझाने के लिए ट्रैफिक लाइट का प्रयोग किया है। इसमें से 3 लाइट बनाई, लाल, पीली और हरी। उन्होंने प्रकृति को इन 3 लाइटों के माध्यम से समझाया। जब प्रकृति प्रकोप में होती है तो उस समय हमें विकास नहीं करना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए। विकास को क्या कर देना चाहिए, रोक। यदि उसमें और छेड़खानी करेंगे तो बहुत गंभीर संभावना है। जैसे लाल बत्ती जलती है तो आप गाड़ी को क्या कर देना चाहिए, रोक देनी। यदि आप चलाते हो तो क्या होगा, दुर्घटना होगी। तो लाल का हुआ रुको। और जब आपको लगे अब प्रकृति का प्रकोप धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो उस समय आप तैयार हो जाओ विकास करने के लिए। और आपको लगे अब ट्रैफिक का टाइम भी खत्म हो रहा है तो आप अपनी गाड़ी को क्या रखो, शुरू रखो। तो वो क्या हो, तैयार। पीली का मतलब हुआ तैयार, मतलब विकास के लिए तैयार हो। फिर आपको जैसे ही लगे कि प्रकोप अब खत्म हो गया है और अब यदि हम विकास करें तो उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हो सकता है, तो आप विकास करना क्या कर दो, शुरू कर दो। और उसी प्रकार जैसे हरी बत्ती लगी आप जाओ। तो इसी 3 बत्तियों के आधार पर उन्होंने क्या कहा, रुको जाओ निश्चयवाद। अब इसकी विचार परिभाषा देखिए, ऐसी विचारधारा जिसमें नियतिवाद व संभववाद के सामंजस्य पर जोर दिया। उन्होंने नियतिवाद और संभववाद को आपस में जोड़कर एक नई विचारधारा के रूप में अध्ययन करने पर क्या दिया था, जोर दिया था। अब यदि आपके विचारक पूछे जाए तो कौन है, ग्रिफिथ टेलर है, जिन्होंने नवनियतिवाद विचारधारा दी थी। तो बच्चों, ये टॉपिक जो लेसन था मानव भूगोल और प्रकृति और विषय क्षेत्र है वो समाप्त हुआ। और इस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो आपके पीडीएफ के रूप में दिए हुए हैं, उनको आप पढ़िए और याद कीजिए सवाल को। और इस टॉपिक से 2 नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं, कभी परिभाषाओं से संबंधित आ जाते हैं, कभी इन टॉपिकों से माध्यम से या एक ही लाइन से किसी तरह से सवाल पूछ लिया जाता है। इसलिए मैंने आपको प्रत्येक बिंदु का विश्लेषण के साथ आपका अध्ययन करवाया है, प्रत्येक बिंदु का विश्लेषण का अध्ययन कराया है। तो इसमें जो पीडीएफ है नोट्स उसको पढ़िए, सवाल को याद कीजिए। बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण नोट्स दिए हुए मैंने, और उसको अच्छी तरह से समझना है। और कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं जिससे आप अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकते हो कि आप कितना पढ़ रहे हो और आपने कितना पढ़ा है और आप कितने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो चुके हो। हमारा जो अनवीरा एजुकेशन का एक ही मोटो है कि बच्चा अधिक से अधिक अंक कैसे प्राप्त करे और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करके वो किस तरह वो
आने वाले जो एग्ज़ाम है वो उसमें वो उन नंबरों से फ़ायदा उठा सके। इसीलिए अनवीरा एजुकेशन के तहत हम इन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।